बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर का मौजू है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में ये दूसरा लेक्चर है। आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में मैंने लिमिटेशन एक्ट पार्ट 1 सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9 तक पढ़ाया था, और ये उसी सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो डियर फ्रेंड्स, याद होगा आपको पिछले लेक्चर में मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है क्या? सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है, when once time has begun to run, no subsequent disability or inability to stop it। यानी कि जब लिमिटेशन शुरू हो जाए तो वो स्टॉप नहीं होती। ये हमारा लास्ट सेक्शन था पिछले लेक्चर में। लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनके हो जाने से सेक्शन 9 की नफी होती है। ऐसी कौन से रीजंस हैं जब वो अपीयर हो जाए तो जो लिमिटेशन है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। सेक्शन 9 कहता है नहीं रुकती, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे कि वो रीजंस जिनकी वजह से लिमिटेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। आज हम आपको सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 20 तक पढ़ाएंगे, और सेक्शन 20 तक वो रीजंस है, सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 20 तक वो रीजंस है जिन रीजंस की वजह से लिमिटेशन स्टॉप हो जाती है। वो रीजंस है सेक्शन 12 से सेक्शन 20 तक जिन रीजंस की वजह से लिमिटेशन एक्सक्लूड हो जाती है। काउंटिंग से वो लिमिटेशन पीरियड एक्सक्लूड हो जाता है। कौन कौन सा लिमिटेशन पीरियड एक्सक्लूड होता है, इस पर हम सबसे पहले सेक्शन 12 में जाते हैं। सेक्शन 12 कहता है कि एक्सक्लूडेड कौन से, सेक्शन 12 पर आते हैं। सेक्शन 12 कहता है exclusion of time। कौन सा टाइम एक्सक्लूड करता है सेक्शन 12? नंबर 1, कौन सा टाइम एक्सक्लूड करता है? नंबर 1, द डे on which judgment has been pronounced। सबसे पहला कौन सा दिन वो एक्सक्लूड करता है? जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होती है वो दिन जो है वो काउंट नहीं होगा। जैसे जजमेंट प्रोनाउंस होती है 2 फरवरी 2023 को, तो 2 फरवरी का दिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आप अपील में जो 30 डेज होते हैं वो काउंट करेंगे 3 फरवरी से। 2 फरवरी का दिन जो है वो सेक्शन 12 एक्सक्लूड कर देती है। वो दिन जिस दिन जजमेंट अनाउंस होती है वो दिन लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसके अलावा सेक्शन 12 कहता है वो टाइम पीरियड जो कंज्यूम होता है फॉर ऑब्टेनिंग
ट्रू कॉपीज ऑफ, कौन सी ट्रू कॉपीज लेने में, ऑब्टेनिंग ट्रू कॉपीज ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, अवार्ड। अब सेक्शन 12 के तहत ये जो टाइम पीरियड है ये एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम द काउंटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कौन कौन सा? नंबर 1, जिस दिन जजमेंट अनाउंस होगी वो दिन एक्सक्लूड हो जाएगा। नंबर 2, जिस दिन वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में आप ट्रू कॉपी लेते हैं जजमेंट की, डिक्री, ऑर्डर या अवार्ड की, तो वो भी टाइम पीरियड जो है वो कंज्यूम जो होगा ऑब्टेनिंग फॉर ट्रू कॉपीज, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। अब ये जो सेक्शन 12 है ये किस किस पर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है सबसे पहले अपील पर अप्लाई होता है, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, सेक्शन 12 के तहत आपको किन किन चीजों में रिलीफ मिलेगा? अपील में, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील में, और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट में। तो सेक्शन 12 ने सबसे पहले क्या किया, जो रनिंग ऑफ टाइम है, स्टार्ट ऑफ लिमिटेशन है, उसको स्टॉप कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब सेक्शन 12 में ही इस चीज की भी डिफिनेशन की गई है कि टाइम पीरियड जो कंज्यूम होता है ऑब्टेनिंग ट्रू कॉपीज में, वो कौन सा टाइम पीरियड होगा। ऑब्टेनिंग ट्रू कॉपीज में जो टाइम पीरियड कंज्यूम होता है ऑब्टेनिंग ट्रू कॉपीज में, वो कौन सा टाइम पीरियड होगा? वो होगा वो दिन द डे on which application made for true copies, the day on which application made for true copies to, कहां तक? the day on which applicant intimidated on the day on which applicant intimidate copy is ready for डिलीवरी। कौन कौन से दिन जो है वो कंज्यूम होते हैं? वो दिन जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी ट्रू कॉपीज लेने के लिए, और वो दिन जिस दिन आपको बताया गया, इंटीमेट किया गया कि ट्रू कॉपी डिलीवरी के लिए रेडी है, वो दिन जो है उनके दरमियान जितने भी दिन होंगे वो काउंट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आपने एप्लीकेशन दी ट्रू कॉपी के लिए 2 फरवरी 2023 को, और
जो डिलीवरी के लिए ट्रू कॉपी है वो रेडी होती है 10 फरवरी 2023 को। अब 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के दरमियान जितना भी ये टाइम पीरियड होगा ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये टाइम पीरियड जो है ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम अपील, एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील में से। एक यहां पर और पॉइंट है कि लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंटीमेशन या इंटीमेट लफ्ज हुआ है इस सेक्शन में इंटीमेट का मतलब क्या है? इंटीमेट वो टाइम जब ट्रू कॉपी वाले ब्रांच ने, जो ट्रू कॉपी ब्रांच बनाती है, उसने आपको बताया, इंटीमेट किया कि आपकी ट्रू कॉपी डिलीवरी के लिए रेडी है। उसके लिए लाजमी है कि वो आपको या तो कॉपी सप्लाई कर दें और आपकी साइन ले लें, या फिर वो आपको नोटिस भेजें ताकि आपको पूरी तरह से इंटीमेट तो हो कि कॉपी रेडी हो गई है। यानी सिर्फ वो कॉपी अगर बनाकर अपने ऑफिस में रख दें तो वो इनफ नहीं होगा। उनको, उस एप्लीकेंट को जिसने एप्लीकेशन दी है, उसको इंटीमेट करना होगा, बताना होगा कि कॉपी रेडी है, और उसके लिए वो नोटिस भेजेंगे आपको। इस पर एक केसला लिख लीजिए, PLD 2009 पेज नंबर 247 सिंध। इस केसला में क्लियर किया गया है कि कॉपी डिलीवरी के लिए रेडी थी, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस में रख दी, ऑफिस ब्रांच ने। लेकिन इस केस में कहा गया है कि नहीं, उनको इंटीमेट करना है। लफ्ज इंटीमेट इस्तेमाल हुआ है कि उसको बताना है एप्लीकेंट को कि कॉपी रेडी है फॉर डिलीवरी, तो उसके लिए वो उसको नोटिस भेजेंगे, और जिस दिन वो नोटिस रिसीव होगा वो दिन और एप्लीकेशन की डेट का दिन, ये तमाम दिन जो है ये एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे फ्रॉम द टाइम पीरियड, फ्रॉम द लिमिटेशन। डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट में, जो बहुत से टाइम पीरियड्स को एक्सक्लूड कर देता है, और ट्रू कॉपीज का जो टाइम पीरियड है उसको भी एक्सक्लूड कर देता है। अब हम सेक्शन 13 की तरफ चलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। सेक्शन 13 है। अब हम जो सेक्शन पढ़ा रहे हैं वो है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, कौन से टाइम एक्सक्लूजन हो जाएंगे? लिमिटेशन में से सेक्शन 13 कहता है डिफेंडेंट एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के दौरान डेफिनेट जो है वो पाकिस्तान से बाहर गया होगा, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम द, किससे एक्सक्लूड हो जाएगा? फ्रॉम द सूट, फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ, फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ सूट से वो टाइम पीरियड जिसमें डेफिनेट एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान होगा वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। और सेक्शन 14 कहता है वो टाइम पीरियड, अगर आपने एक अपील या रवैया, अपील या एप्लीकेशन या सूट बोनाफाइडली, गलती से, बोनाफाइड मिस्टेक, बालाफाइड नहीं, बोनाफाइड मिस्टेक किसी ऐसी कोर्ट में दाखिल कर दिया है जिस कोर्ट को वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है वो सूट चलाने की, तो वो
फाइलिंग ऑफ द डेट, जिस तारीख को आपने फाइल किया उस कोर्ट में, और वो डेट जब वो कोर्ट आपको वो सूट जो है या एप्लीकेशन जो है रिटर्न करेगी, वो दरमियान का टाइम पीरियड जो है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा सेक्शन 14 के तहत। मतलब आपने 3 फरवरी 2020 को केस दाखिल किया एक कोर्ट में, और आपको इल्म नहीं था कि इस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है, बोनाफाइड मिस्टेक, गलती की वजह से, और 2 साल वो केस चला, और 3 फरवरी 2022 को वो सूट जो है वो कोर्ट ने लेक ऑफ जुरिडिक्शन के पॉइंट पर आपको रिटर्न कर दिया। तो 3 फरवरी 2020 से लेकर 3 फरवरी 2022 तक जो दरमियान का टाइम पीरियड होगा वो सेक्शन 14 कहता है कि वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बोनाफाइडली फाइलिंग ऑफ सूट इन कोर्ट, in court without jurisdiction। यानी समझाया मैंने आपको, गलती से अगर आपने ऐसी कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है जिस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से, तो वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के दौरान आपने सूट दाखिल किया है जिस दिन जिस डेट को, और वो डेट जिस डेट को वो सूट आपको रिटर्न हुआ है ड्यू टू लेक ऑफ ज्यूरिडिक्शन की वजह से, वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द काउंटिंग ऑफ लिमिटेशन। और सेक्शन 15 कहता है, सेक्शन 15, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन या सूट जो है वो स्टे हो गया है, इंजेक्शन हो गया है किसी कोर्ट की तरफ से, तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जिस टाइम पीरियड में वो जिस दिन वो इंजेक्शन ग्रांट हुआ है उस दिन से लेकर जिस दिन इंजेक्शन विड्रॉल हुआ है, वो दरमियान का जो टाइम पीरियड होगा वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कोई भी स्टे आ जाता है किसी सूट पर या किसी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर, तो वो तमाम का तमाम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस दिन से लेकर जिस दिन तक वो स्टे जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और सेक्शन 15 सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 पोजीशन का सूट हो, वो आदमी पोजीशन का सूट दाखिल करना चाहे जिसने वो सूट प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की है ड्यू टू सेल इन एग्जीक्यूशन, और अगर उस सेल इन एग्जीक्यूशन पर कोई प्रोसीडिंग हायर अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो वो एग्जीक्यूशन, वो जो टाइम होगा जिस दौरान वो प्रोसीडिंग्स जो है सेल एग्जीक्यूशन के खिलाफ पेंडिंग होगी, तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सेक्शन 16 के तहत। यानी आपने प्रॉपर्टी परचेज की, सेल की, परचेज की इन एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन में ऑर्डर हुआ कि मेरा जो घर है ये सेल कर दिया जाए, और उस सेल में, उस ऑक्शन में आप किसी ने, मतलब जुबैर ने वो प्रॉपर्टी मेरी ये खरीद ली, और मैं इस सेल पर यानी इस एग्जीक्यूशन के खिलाफ अपील में चला जाता हूं कि ये सेल जो हुई है ये गलत हुई है, तो वो प्रोसीडिंग जब तक रहेगी तब तक ये टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, सेक्शन 16। अब आते हैं सेक्शन 17 की तरफ। सेक्शन 17 है डेथ बिफोर राइट टू सू एक्यूज, effect of death
ये एक्सक्लूजन ऑफ टाइम नहीं है, ये अफेक्ट है। एक्सक्लूजन की बजाय यहां पर अफेक्ट ऑफ टाइम लेते हैं, अफेक्ट ऑफ लिमिटेशन, अफेक्ट ऑफ लिमिटेशन। अफेक्ट ऑफ लिमिटेशन यानी अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो अफेक्ट होंगे कि अगर ये वाकया हो जाए तो लिमिटेशन पर क्या अफेक्ट होगा। 17वां है अफेक्ट ऑफ लिमिटेशन इफ डेथ occur before right to sue accrue। यानी राइट टू सू एक्रियो होने से पहले ही किसी की डेथ हो जाए तो उसका अफेक्ट क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक घर खरीदा और एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे और जुबैर के दरमियान, और वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड जिस टाइम पर जुबैर ने मुझे ट्रांसफर करना था खाता, उस टाइम से पहले डेथ हो जाती है तो इस डेथ का क्या असर होगा। अफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू सू एक्रियो, राइट टू सू एक्रियो होने से पहले ही डेथ हो गई तो जब तक मेरे लीगल हेयर्स जो है केपेबल नहीं होते सूट दाखिल करने से पहले, मिसाल के तौर पर जो डेथ कर गया आदमी उसके जो लीगल हेयर्स है वो माइनर है और माइनर जो है वो सूट दाखिल नहीं कर सकते, तो जब तक वो केपेबल नहीं होते, माइनर से अडल्ट नहीं होते, इंसान से जो है वो सैन नहीं होते, तब तक वो जो है वो लिमिटेशन जो है स्टार्ट नहीं होगी, तब तक लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगी। अफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू सू एक्रियो का यही मतलब है कि अगर केस दाखिल राइट जो एक्रियो होने से पहले ही डेथ कर जाए तो जो लीगल हेयर्स होंगे जब तक वो केपेबल नहीं होंगे फॉर सूइंग द अदर पार्टी तब तक लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। अब एक बहुत ही अहम सेक्शन आपको पढ़ाते हैं, सेक्शन 18 जो इस चैप्टर में पार्ट 3 में सबसे अहम सेक्शन है, सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 18 है अफेक्ट ऑफ फ्रॉड। सेक्शन 18 अफेक्ट ऑफ फ्रॉड। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जहां पर फ्रॉड हो वहां लिमिटेशन रन नहीं होती, वहां लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होती। अगर आप ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट ये साबित कर देते हैं कि कोई फ्रॉड हुआ है तो लिमिटेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। अब फ्रॉड होता क्या है, फ्रॉड जो है वो 3 तरीकों से होता है। किस तरह से? नंबर 1, राइट टू सू जो है वो कंसील कर लिया जाए, राइट टू सू जो है वो कंसील कर लिया जाए, छुपा लिया जाए। यानी आपने किसी के खिलाफ केस दाखिल किया और उस पर आपने सर्विस ही नहीं होने दी, उसको इस केस के बारे में पता ही नहीं चला, उसका डिफेंस का राइट जो है वो आपने छुपा लिया है, तब भी फ्रॉड होगा। सबसे पहली कंडीशन, जिसके खिलाफ आपने केस दाखिल किया उससे आपने राइट टू सू उसका डिफेंस छुपा लिया और उसको पता ही नहीं चला, उस पर नोटिस सर्विस ही नहीं होने दी, तो सेक्शन 18 के तहत लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। नंबर 2 है नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स fraudulently concealed।
डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड, यानी डॉक्यूमेंट आपने किसी का छुपा लिया। मैंने एक सूट दाखिल किया है वो सूट में इस वजह से हार गया कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो मेरे पास नहीं था, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो एडवर्स पार्टी के पास था, और एडवर्स पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट छुपा लिया। तो नंबर 1 की है जो राइट ऑफ सू कंसील्ड है, उसकी लिमिटेशन कब स्टार्ट होगी? जब उस आदमी को पता चलेगा कि ये केस डिक्री हो चुका है या केस चल रहा है या केस पेंडिंग है। और जो दूसरी कंडीशन है डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड, डॉक्यूमेंट जो है वो फ्रॉड से छुपा लिया गया है, इसकी लिमिटेशन तब स्टार्ट होगी जब वो डॉक्यूमेंट किसी तरह से किसी तौर पर आपके सामने आ जाए। और नंबर तीसरा है डिफेक्टिव टाइटल से। डिफेक्टिव टाइटल का क्या मतलब होता है? डिफेक्टिव टाइटल का मतलब होता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी जुबैर से, और मुझे 10 साल के बाद पता चलता है कि जुबैर ने जो कागजात पेश किए हैं मुझे दिए हैं वो तो जाली है। तो डिफेक्टिव टाइटल, मुझे जब डिफेक्टिव टाइटल की लिमिटेशन कब स्टार्ट होगी? जब मुझे इल्म होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, जो जुबैर का टाइटल है वो डिफेक्ट है उसमें, और वो डिफेक्टिव है और उसने मुझे जाली कागजात दिए हैं, तो ये लिमिटेशन तब स्टार्ट होगी। और ये फ्रॉड की जो लिमिटेशन होती है वो 3 इयर्स होती है। अभी आपने पढ़ा फ्रॉड जो है, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फ्रॉड 3 तरीकों से होता है। राइट टू सू कंसील कर लिया जाए, जब उसे पता चले तब से 3 साल लिमिटेशन होगी, और डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील कर लिया जाए या डिफेक्टिव टाइटल हो तब होगा। हम जल्दी जल्दी सेक्शन 19 और सेक्शन 20 जो है वो थोड़े थोड़े से पढ़ लेते हैं। सेक्शन 19 है एक्नॉलेजमेंट। जब एक्नॉलेजमेंट जो है वो साइन होगी, एक्नॉलेजमेंट या रिसीप्ट साइन, जिस दिन एक्नॉलेजमेंट या रिसीप्ट जो है वो साइन होगी उस दिन जो है लिमिटेशन स्टार्ट होगा। और सेक्शन 20 है जिस दिन पेमेंट की जाएगी डेब्ट की, ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट, जिस दिन डेब्ट की पेमेंट की जाएगी उस दिन फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट होगा। सेक्शन 19 जिस दिन रिसीप्ट या एक्नॉलेजमेंट जो है साइन होगी उस दिन फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। और सेक्शन 20 है जिस दिन डेब्ट की पेमेंट की जाएगी उस दिन उस आदमी के लिए लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा लिमिटेशन एक्ट जिसका पार्ट 3 सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 20 तक है, और ये वो टाइम पीरियड है जो सेक्शन 9 की नफी करते हैं। सेक्शन 9 कहता है कि जब लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए वो रुक नहीं सकती, लेकिन सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 20 तक जो है वो कहते हैं कि इन हालात में लिमिटेशन रुक जाएगी। किन किन हालात में? सबसे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्शन 4 जो है वो लिमिटेशन को रोक देता है। सेक्शन 4 पिछले लेक्चर अगर आपने मेरा सुना होगा तो उसमें मैंने पढ़ाया सेक्शन 4 जो है वो दिन, जिस दिन वो लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन, जिस दिन कोर्ट क्लोज होगी तो सेकंड डे जो है वो लास्ट डे काउंट होगा। सबसे पहले सेक्शन 4 ने रोका, फिर सेक्शन 12 ने रोका कि जिस दिन जो है वो जजमेंट अनाउंस होगी वो डे जो एक्सक्लूड हो जाएगा, और वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के दौरान आपने ट्रू कॉपीज के लिए अप्लाई किया है और वो टाइम पीरियड जिस दिन आपको ट्रू कॉपीज डिलीवर हुई है वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 13 ने कहा कि जब अगर डिफेंडेंट पाकिस्तान से एब्सेंट हो तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 14 ने कहा
कि गलती से अगर आपने बोनाफाइड मिस्टेक से अगर आपने किसी ऐसी कोर्ट में केस दाखिल कर दिया जिसको जुरिडिक्शन ही नहीं थी, तो वो टाइम पीरियड जिस दिन आपने केस दाखिल किया और वो तारीख जिस दिन वो केस आपको रिटर्न हुआ फॉर ड्यू टू लेक ऑफ जुरिडिक्शन की वजह से वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 15 ने कहा कि अगर कोई इंजेक्शन आ जाता है किसी सूट में या किसी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में, तो वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के दरमियान इंजेक्शन कंटिन्यू रहेगा वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर सेक्शन 16 ने कहा अगर आपने सूट फॉर पोजीशन दाखिल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है इन एग्जीक्यूशन में, प्रॉपर्टी परचेज की है इन एग्जीक्यूशन में, तो आप वो अगर उस एग्जीक्यूशन सेल एग्जीक्यूशन के खिलाफ प्रोसीडिंग किसी हायर अथॉरिटी में पेंडिंग है, तो जब तक वो प्रोसीडिंग पेंडिंग रहेगी तो आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। सेक्शन 17 ने कहा कि अगर बिफोर द राइट टू सू एक्रियो के डेथ हो जाए तो जब तक उसके लीगल हेयर जो है वो केपेबल नहीं होते फॉर फाइलिंग ऑफ द सूट, तब तक जो है लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। सेक्शन 18 ने फ्रॉड का बताया, फ्रॉड के 3 तरीके मैंने आपको बताया अभी। और सेक्शन 19 ने कहा कि जब एक्नॉलेजमेंट साइन होगी तो आपको फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलेगा, यानी रिसीप्ट, एक्नॉलेजमेंट मींस रिसीप्ट, कोई रिसीप्ट साइन होगी। और सेक्शन 20 ने कहा कि जिस दिन आपने कोई डेब्ट पेमेंट की है उस दिन आपको ये फ्री लिमिटेशन पीरियड फ्रेश स्टार्ट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।